हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ईथर। दोस्तों ईथर के इसके पिछले वीडियो में हम लोग ईथर के इंट्रोडक्शन, आईपीएससी नाम, ईथर का वर्गीकरण और साथ ही साथ ईथर में कौन कौन से साम्यता देखने को मिलता है और दोस्तों ईथर बनाने की सामान्य विधि, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। अगर आप फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ईथरों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के कौन कौन से रासायनिक प्रॉपर्टी होती है, उन सभी कॉन्सेप्ट को आज इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं ऑक्सोनियम लवण का बनना। दोस्तों ईथर में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर या तो एल्किल समूह जुड़ा होता है या तो एरिल समूह जुड़ा होता है। तो इस प्रकार बने यौगिक को कहा जाता है ईथर। और दोस्तों ईथर वाले यौगिकों में जैसे देखा जाए, जैसे ROR सूत्र वाले यौगिक को ईथर कहा जाता है। और जो इसके मिड में यानी कि मध्य में ऑक्सीजन होता है उस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति पाए जाने होने के कारण ऑक्सीजन अम्लों के प्रति लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो दोस्तों इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ईथर होता है प्रबल अम्लों में क्या होता है, प्रबल अम्ल ईथर में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं और घुल करके ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्तों आइए इसके रिएक्शन के बारे में देखते हैं। जैसे ईथर लेते हैं, जैसे है आपका ROR और इसकी क्रिया हम कराते हैं सांद्र HCl के साथ, यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ये है आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ दोस्तों अगर इसकी क्रिया कराई जाती है तो यहाँ से क्या होता है, इसमें क्या होता है 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इस अम्ल के प्रति ऑक्सीजन यानी कि जो ईथर होता है लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से R और यहाँ से O और यहाँ से R, इस तरह से, और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है। यानी कि इसको लिखना चाहे तो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ से H जुड़ता है और यहाँ पर जैसे जुड़ता है प्लस चार्ज और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है और यहाँ पर दोस्तों Cl निकल जाता है। और इसी का नाम है दोस्तों डाई एल्किल ऑक्सोनियम Cl से होता है क्लोराइड डाई एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अगर इसी तरह हम बात करते हैं, जैसे R ये आपका ईथर वाला था, अगर ROR की क्रिया अगर कराते हैं, यहाँ पर 2 लोन पेयर होगा सांद्र H2SO4 के साथ, यानी कि दोस्तों सांद्र H2SO4 ये होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ से दोस्तों तोड़ता है H+ और HSO4 माइनस में यहाँ से क्या होता है टूटता है। यानी कि दोस्तों जो H2SO4 है यहाँ से जब इसको तोड़ते हैं तो H+ आयन देता है प्लस HSO4 माइनस, और इसी H+ के कारण H2SO4 क्या होता है, एक प्रकार का अम्ल होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा ROR और यहाँ से एक प्लस जैसे ही जोड़ते हैं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में सम्मिलित हो जाता है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर बचेगा और यहाँ से H और दोस्तों यहाँ से HSO4 माइनस, यहाँ भी माइनस चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है डाई एल्किल ऑक्सोनियम H से हाइड्रोजन सल्फेट, डाई ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, यह एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है। यह भी एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ईथर में, यानी कि दोस्तों अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ईथर वाले
यौगिकों में, ईथर वाले यौगिकों में ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण, प्रबल अम्ल के प्रति लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण प्रबल अम्ल के प्रति क्या होता है, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। और प्रबल अम्ल ईथर वाले प्रबल अम्ल ईथरों में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है और ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करता है। ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलती है तो लवण का ही निर्माण होता है। तो ईथर वाले यौगिकों में क्या होता है, जब ईथर वाले यौगिकों की क्रिया हम कराते हैं, चाहे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो, उससे जब क्रिया कराई जाती है तो ऑक्सोनियम लवण प्राप्त होता है, यानी कि डाई एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड का लवण मिलता है। और दूसरे वाले में डाई एल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट का लवण हमें देखने को मिलता है। दोस्तों आइए इस पर एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। आर का मतलब होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह में दोस्तों जैसे हम रखते हैं C2H5, यानी कि दोस्तों C2H5 फिर O C2H5 डाई एथिल ईथर रखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी क्रिया हम कराते हैं सांद्र HCl के साथ दोस्तों क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है, यहाँ से दोस्तों हमें प्राप्त होगा C2H5 फिर O, यहाँ से C2H5 और एक लोन पेयर बचेगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ से जुड़ेगा H और दोस्तों यहाँ से Cl माइनस, और इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड का यही एक प्रकार का क्या होता है, लवण प्राप्त होता है। और इसी प्रकार दोस्तों हम अगर डाई एथिल ईथर की क्रिया कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो दोस्तों यहाँ से डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट का लवण हमें प्राप्त होता है। और दोस्तों इसका नाम लिख लेते हैं डाई एथिल ईथर, और यह आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो दोस्तों यही पहला था ऑक्सोनियम लवण का बनना ईथर में कैसे बनता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ईथर वाले यौगिकों में ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण प्रबल अम्लों के प्रति लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, और लुईस और अम्लों में पूर्ण रूप से क्या होता है, घुलनशील होता है, और प्रबल अम्लों से क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करता है, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन अम्लों के साथ क्रिया। ईथरों की क्रिया जब हाइड्रोजन अम्लों के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। दोस्तों आइए देखते हैं इसके रासायनिक समीकरण को। जैसे ईथर है आपका ROR ईथर है, इसकी क्रिया हम कराते हैं HX के साथ। तो दोस्तों HX के साथ जब कराया जाता है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब देखा जाता है जैसे है ROR, जैसे ROR एक प्रकार का ईथर का यौगिक होता है। अगर इसके स्थान पर दोस्तों R के स्थान पर कार्बन होता है, जैसे अगर रखना चाहे CH3OCH3,
तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन एटम बॉन्डेड होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ कार्बन एटम बॉन्डेड होता है, न कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन और कार्बन में देखा जाए तो लगभग दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता बराबर होता है, जिसके कारण यह बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है आसानी से। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी कि इसके मध्य विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंट कम होने के कारण जो ईथर वाला यौगिक होता है बहुत कम क्रियाशील होता है एल्कोहल की अपेक्षा। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए इसमें तो इसमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जब हाइड्रोजन अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर 373 केल्विन टेम्परेचर यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से X जुड़ता है और यहाँ से H जुड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से प्राप्त होता है ROH और दोस्तों एक बनता है RX। एक एल्कोहल का यौगिक हमें देखने को मिलता है और एक एल्किल हैलाइड। तो दोस्तों ये है आपका एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, और दूसरा नंबर है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और दोस्तों ये आपका था ईथर और ये था हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। और दोस्तों जहाँ पर X होता है, X के स्थान पर हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन स्पेशली यूज किया जाता है। यानी कि अगर दोस्तों बात की जाए HX के अनुसार हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम, हैलोजनों के क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, यानी कि हैलोजन के रिएक्टिविटी का क्रम दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे पहले मतलब हाइड्रोजन को कौन जल्दी इसको तोड़ सकता है, हाइड्रोजन को कौन प्रतिस्थापित कर सकता है, तो दोस्तों HI सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापित करेगा। फिर इसके बाद आएगा HBr आएगा, फिर इसके बाद HI, यानी कि दोस्तों HCl होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने का गुण पाया जाएगा HI में, फिर इसके बाद HBr, फिर इसके बाद HCl होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं जब ईथर की क्रिया, जब ईथर की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ 373 केल्विन ताप पर कराने पर एल्कोहल तथा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। दोस्तों आप हमारे साथ नोट्स भी आप प्रॉपर बना सकते हैं ताकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। दोस्तों आइए इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे R का मतलब होता है एल्किल समूह होता है। जैसे पहला नंबर R के स्थान पर दोस्तों अगर रखते हैं C2H5 फिर OC2H5 डाई एथिल ईथर लेते हैं। इसकी क्रिया दोस्तों कराते हैं HI के साथ। जब HI के साथ इसकी क्रिया कराते हैं 373 केल्विन ताप पर, तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक के साथ यहाँ पर I होगा और यहाँ पर H जुड़ेगा, तो C2H5OH हो जाएगा और C2H5I, यानी कि दोस्तों C2H5OH और दूसरा C2H5I प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाता है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड इसका नाम हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और दूसरा नंबर एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। अब दोस्तों दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इसके स्थान पर रखते हैं CH3 फिर O, CH3
और इसकी क्रिया कराते हैं HI के साथ ही अगर कराते हैं तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है डाईमेथिल ईथर की क्रिया जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो दोस्तों इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से I, तो दोस्तों यहाँ से बनता है CH3OH और प्लस दोस्तों यहाँ से CH3I, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है मेथिल एल्कोहल और दोस्तों इसका नाम हो जाता है मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है और इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड 773 केल्विन टेम्परेचर पर। तो दोस्तों अम्लों के हैलोजन अम्लों से क्रिया कराने पर हमें दो प्रकार के कंपाउंड देखने को मिलता है, एक एल्कोहल वाला यौगिक देखने को मिलता है और दूसरा नंबर एल्किल हैलाइड का यौगिक देखने को मिलता है। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर केमिकल रिएक्शन की तरफ। दोस्तों अब तीसरा नंबर बात करते हैं जल अपघटन, यानी कि दोस्तों जो ईथर का यौगिक होता है सामान्य परिस्थितियों में प्रबल अम्लों और क्षारों के द्वारा जल अपघटित नहीं होते हैं, बल्कि इसका जो जल अपघटन किया जाता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा उच्च ताप और उच्च दाब की अभिक्रिया के द्वारा जल के द्वारा अपघटित करके एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। जैसे दोस्तों आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है ROR ईथर का यौगिक है, इसका हमें जल अपघटन कराना है मतलब H2O और दोस्तों इसमें जो उपस्थिति होता है तनु H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दोस्तों यहाँ पर होता है उच्च ताप और उच्च दाब पर यह अभिक्रिया कराई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एल्कोहल का दो अणु हमें देखने को मिलता है, दो अणु प्राप्त होता है, जैसा कि आप बैलेंस दे सकते हैं R 2R हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना अणु, दो अणु है, हाइड्रोजन का भी दो अणु, ऑक्सीजन का दो अणु, हाइड्रोजन का दो अणु, यानी कि एल्किल एल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा एल्किल और OH का होता है एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल का दो अणु प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं डाई एथिल ईथर की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले C2H5 फिर O C2H5, इसका दोस्तों अगर हमें जल अपघटन कराना है H2O और दोस्तों यहाँ पर होगा तनु H2SO4 और यहाँ पर उच्च ताप और उच्च दाब। तो दोस्तों यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, दो अणु C2H5OH का दो अणु हमें प्राप्त होता है, यानी कि दोस्तों एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, जब ईथर का जल अपघटन सामान्य परिस्थिति में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार द्वारा नहीं होता है, बल्कि उच्च ताप व उच्च दाब की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तनु H2SO4 के साथ कराने पर एथिल एल्कोहल या एल्किल ही लिखते हैं, एल्किल एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्किल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ये आपका था डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराए तो दोस्तों प्राप्त क्या हुआ एथिल एल्कोहल। अगर इसके स्थान पर यूज करते हैं डाई मेथिल ईथर CH3 और प्लस दोस्तों H2O के साथ और सेम उपस्थिति होगा यहाँ पर तनु H2SO4 और यहाँ पर उच्च ताप और उच्च दाब।
तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होता है, 2 अणु होगा CH3OH का 2 अणु, यानी कि मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल का 2 अणु देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है डाई मेथिल ईथर, और ये आपका था जल। यानी कि दोस्तों अगर सामान्य परिस्थिति में ईथर का जल अपघटन कराएंगे तो प्रबल अम्ल और क्षारों के द्वारा जल अपघटन नहीं होता है, बल्कि उसका जल अपघटन तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च दाब की उपस्थिति में कराया जाता है। तो यहाँ पर हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि एल्किल एल्कोहल का 2 अणु यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए चलते हैं तीसरा नंबर। अब दोस्तों तीसरा रासायनिक अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। जब ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है, यानी दोस्तों ROR की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मिलता है RHSO4 और प्लस क्या मिलता है, H2O जल, यानी कि 2 अणु है। यानी कि दोस्तों एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम क्या हो जाता है, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, और प्लस क्या मिलता है, जल। एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस जल, ये आपका था ईथर के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों आइए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला नंबर, इसके स्थान पर हम डाई एथिल ईथर यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर लेते हैं C2H5 फिर OC2H5 की क्रिया कराते हैं H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ये आपका होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 2 अणु C2H5HSO4 और प्लस यहाँ से क्या निकल जाता है, जल। यानी दोस्तों ये प्राप्त होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये आपका हो जाता है जल। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है डाई एथिल ईथर और प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम लिख लीजिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। जब ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म की जाती है तब एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों हमने 2 केमिकल रिएक्शन को किए। जब जल अपघटन किया जाता है तो एल्किल एल्कोहल का 2 अणु हमें देखने को मिलता है, यानी कि एल्किल एल्कोहल का 2 अणु। और दोस्तों जब इसकी क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराती है तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस जल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया, यानी कि ईथर वाले यौगिकों की क्रिया जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। एक ठंडे एचआई के साथ क्रिया कराएंगे तब दूसरा प्रोडक्ट मिलता है, और जब गर्म एचआई के साथ क्रिया कराते हैं तब भी दूसरा प्रोडक्ट मिलता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ठंडे एचआई के साथ क्रिया। ठंडे एचआई से अभिक्रिया हमें क्या करना है, कराना है। तो दोस्तों यहाँ पर ठंडे एचआई के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ईथर जैसे लेते हैं, जैसे है ROR, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड कैसा रहेगा, ठंडा हाइड्रोजन आयोडाइड रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ से हमें देखने को मिलता है, यहाँ से H और यहाँ से I। तो दोस्तों यहाँ से ROH और दोस्तों RI। तो दोस्तों यहाँ से प्राप्त होता है एल्किल
एल्किल एल्कोहल, और दूसरा नंबर दोस्तों प्राप्त होता है एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। दोस्तों अगर इस पर एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं, यानी कि ये आपका ईथर था, यानी कि दोस्तों जब ठंडा ईथर की क्रिया जब कराते हैं, ठंडा HI के साथ अब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एक एल्कोहल मिलता है, दूसरा एल्किल हैलाइड का यौगिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर डाई एथिल ईथर ही लेते हैं और यहाँ पर OC2H5, इसकी क्रिया HI हाइड्रोजन आयोडाइड एक ऐसा है ठंडा रहेगा, इसके साथ अब क्रिया कराते हैं तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर H यहाँ पर I, तो दोस्तों यहाँ से C2H5 फिर OH और दोस्तों यहाँ से C2H5 फिर I, तो दोस्तों यहाँ पर होता है एथिल और OH का मतलब होता है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और इसका नाम होता है एथिल, I का मतलब होता है आयोडाइड, एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, और इसका नाम है डाई एथिल ईथर, और ये दोस्तों है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके 2 नंबर का या 1 नंबर का भी रिएक्शन में पूछा जाएगा कि जब ईथर की क्रिया ठंडे HI के साथ कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों एक एल्कोहल मिलेगा और दूसरा एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। अब दूसरा अभिक्रिया कराते हैं गर्म HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो दोस्तों दूसरा नंबर है गर्म HI से अभिक्रिया, तो दोस्तों आइए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे आपका ईथर है ROR, इसकी क्रिया HI के साथ कराना है, कैसा है, गर्म है, तो दोस्तों इस बांड को भी ब्रेक करेंगे, इस बांड को भी ब्रेक करेंगे, तो एक बार I इसके साथ और एक बार I इसके साथ हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ से H होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर I 2 बार, यानी कि यहाँ पर 2 RI 2 अणु एल्किल हैलाइड का मिलेगा, और प्लस यहाँ से H और एक H, यानी कि दोस्तों H2O मिलता है। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, H2O, 2 अणु यहाँ पर कर लेते हैं तो 2 H यहाँ पर कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर H2O मिलता है, यानी कि H2O, यानी कि दोस्तों ये आपका हो जाता है एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, और प्लस ये आपका क्या है, जल। तो दोस्तों इस तरह हमें याद रखना है कि जब गर्म HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं ईथर की, तो दोस्तों एल्किल आयोडाइड का 2 अणु मिलता है। आइए इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, जैसे आप लेते हैं डाई एथिल ईथर ही लेते हैं C2 फिर OC2H5, फिर इसकी क्रिया कराना है HI के साथ, ये कैसा रहेगा, गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अब क्रिया कराते हैं, तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होगा, इस बांड को ब्रेक करेंगे, इस बांड को एक I यहाँ पर, एक I यहाँ पर, और यहाँ पर 2 H, यानी कि 2 I 2 H इस्तेमाल हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर 2C2H5 फिर I और प्लस दोस्तों क्या हो जाता है H2O, यानी कि एथिल और I से क्या हो जाता है आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, और प्लस क्या हो जाता है जल। दोस्तों अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी कि दोस्तों पहला एग्जाम्पल में इसका नाम लिख लेते हैं डाई एथिल ईथर और प्लस गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, तो एथिल आयोडाइड मिलता है प्लस जल मिलता है। दोस्तों अगर इसी अभिक्रिया में ले लेते हैं दूसरा नंबर एग्जाम्पल के, जैसे है C2H5 फिर OCH3, और दोस्तों क्रिया कराना है गर्म HI, यानी कि दोस्तों इसका नाम है एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर की क्रिया गर्म HI के साथ दोस्तों कराते हैं। जब गर्म HI के साथ क्रिया कराएंगे तो एक बांड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर एक बांड को, एक I यहाँ पर एक बार यहाँ पर, और 2 H यहाँ पर, इसका कितना अणु, 2 अणु, तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा C2H5 फिर I एक बार यहाँ से, फिर यहाँ से मिलेगा CH3 I और प्लस यहाँ से H2O जल, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, C2H5 से एथिल और I से आयोडाइड, इसका नाम हो जाता है मेथिल I से आयोडाइड,
मेथिल आयोडाइड और प्लस क्या हो जाता है, जल। एथिल मेथिल आयोडाइड जल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को अगर आप नोट बनाते हैं तो यहाँ से आप पहला लिख सकते हैं थ्योरी में, जब ईथर की क्रिया ठंडे HI के साथ कराते हैं तो एल्कोहल तथा एल्किल आयोडाइड बनता है। और इसमें भी दोस्तों हम नोट कर लेते हैं कि जब ईथर की क्रिया गर्म HI के साथ कराते हैं, यहाँ पर इस नोट पॉइंट को लिख लेते हैं, जब ईथर की क्रिया गर्म HI के साथ कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एल्किल आयोडाइड तथा जल बनता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने देखा कि जब ईथर की क्रिया ठंडा HI के साथ कराते हैं तो एल्किल एल्कोहल और प्लस एल्किल हाइलाइड का यौगिक मिलता है। और दूसरा नंबर, जब ठंडे HI के साथ क्रिया कराते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एल्किल आयोडाइड का 2 अणु और प्लस जल। और इसमें भी डिफरेंट तरीके से अगर इसका एग्जाम्पल रखेंगे, जैसे डाई एथिल ईथर की क्रिया गर्म HI के साथ कराए तो दोस्तों एथिल आयोडाइड प्राप्त हुआ। एथिल आयोडाइड का कितना अणु, 2 अणु प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों दोनों एल्किल समूह अगर बराबर यूज करेंगे तो उसी एल्किल का 2 अणु प्राप्त होगा। एल्किल जैसे एथिल आयोडाइड प्राप्त हुआ है, जैसे अलग अलग दोस्तों यूज करेंगे, जैसे C2H5 यहाँ पर कर लिए, यहाँ पर CH3 कर लिए, तो 2 अलग अलग एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। जैसे एक बार प्राप्त हुआ है एथिल आयोडाइड और दूसरा बार प्राप्त हुआ है मेथिल आयोडाइड और प्लस जल। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम 2 नंबर का यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो प्लस 2 मार्क्स यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है। आप जल्दी से यहाँ पर इस पॉइंट को नोट्स कर लीजिए और साथ ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ। अब दोस्तों अगला केमिकल रिएक्शन है PCl5 से क्रिया, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया जब ईथर वाले यौगिक से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। जैसे आपका ईथर वाला यौगिक है ROR है, इसकी क्रिया जब PCl5 के साथ कराते हैं तो दोस्तों PCl5 के साथ कराते हैं तो इस बांड को ब्रेक करेंगे, एक बार इस बांड को ब्रेक करेंगे तो एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर बचेगा PCl3। तो दोस्तों यहाँ पर RCl यानी कि RCl का कितना अणु, 2 अणु RCl और प्लस दोस्तों यहाँ से POCl3, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड और प्लस दोस्तों इसका नाम है एल्किल क्लोराइड और इसका नाम है ईथर और दोस्तों है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यानी कि दोस्तों जब ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो दोस्तों एक एल्किल हाइलाइड यानी एल्किल क्लोराइड का 2 अणु मिलता है और प्लस साथ में फास्फोरिल क्लोराइड भी मिलता है। दोस्तों आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर लेते हैं डाई एथिल ईथर, जैसे C2H5 फिर OC2H5 और इसकी क्रिया कराते हैं PCl5 के साथ दोस्तों अभिक्रिया कराते हैं तो इस बांड को ब्रेक करेंगे, एक बार इस बांड को, तो एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर और यहाँ पर PCl3। तो दोस्तों C2H5Cl का कितना अणु, 2 मालिक्यूल 2C2H5Cl और POCl3। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड का कितना अणु, 2 अणु एथिल क्लोराइड और इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। यानी कि दोस्तों इसका नाम है डाई एथिल ईथर और इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड।
यानी कि दोस्तों डाई एथिल ईथर की क्रिया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो एथिल क्लोराइड प्लस फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। आइए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आप लेते हैं C2H5 फिर OCH3, इसकी क्रिया PCl5 के साथ दोस्तों कराते हैं, यानी कि दोस्तों इसका नाम है एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम क्रिया कराते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फिर इस बॉन्ड को एक Cl यहाँ पर जाएगा, एक Cl यहाँ पर PCl3। तो दोस्तों यहाँ से बनेगा C2H5Cl और प्लस दोस्तों यहाँ से CH3Cl और प्लस दोस्तों यहाँ से मिलेगा POCl3। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, एथिल क्लोराइड और दूसरा नंबर प्राप्त हुआ मेथिल क्लोराइड और प्लस फास्फोरिल क्लोराइड। तो दोस्तों इस तरह जैसे ईथर की क्रिया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्किल क्लोराइड का अणु प्राप्त होता है और साथ में फास्फोरिल क्लोराइड भी मिलता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, थ्योरी फॉर्म में लिख सकते हैं। जब ईथर की क्रिया अगर आपको रिएक्शन आ चुका है तो आप आसानी से बना करके लिख सकते हैं। PCl5 के साथ कराते हैं तब एल्किल क्लोराइड तथा फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस समीकरणों को आप आसानी से कर सकते हैं। यह भी 1 नंबर का एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो फ्रेंड्स कोचिंग एफर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए इस वीडियो को आप पहुंचा पाइए। जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर बच्चे कोचिंग के लिए आप कहीं पर नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए बेहतर मौका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड की आसानी से प्रिपरेशन कर सके और आगे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम IIT JEE या नीट वगैरह जितने भी है, अगर आपके बेसिक कंप्लीट है तो आप आने वाले एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।